Hello student, welcome back on my YouTube channel, Dr. Kurusar Biology. Please subscribe, like and share my channel. Also comment in comment box if you need. Okay? आज हम लेक्चर नंबर 5 की प्लांट एनाटॉमी उसके जो अगला लेक्चर है उस पर क्वेश्चन और सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं. क्वेश्चन देखिए फर्स्ट. फोर्स वह यानी फ्लोएम का प्रमुख कार्य सेवन करना है. फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम भोजन का सेवन भोजन का करता है. बिल्कुल सही बात है. खनिजों का करता है जाइलम. जल का भी जाइलम करता है. वायु का इसका इसी बोलन ध्यान दीजिए. तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भोजन का. ठीक है. जाइलम क्या करता है? जाइलम किसका करता है? जाइलम जल व खनिज लवणों का. और फ्लोएम किसका करता है? फ्लोएम भोजन का. तो याद रखना ये. ठीक है. क्लियर है. अगला प्रश्न देखो. हेदा की एक पट्टी द्वारा पृथक की दारू यानी जाइलम और फोर्स ऑफ फ्लोएम युक्त पूल होता है ना. कैम्बियम की एक पट्टी द्वारा पृथकित दारू व फ्लोएम युक्त पूल होता है. बहिपोषवर्ती. देखो कैम्बियम की एक पट्टी है तो इसका मतलब एदा है तो इसका मतलब जिसमें एदा पाई जाएगी, कैम्बियम जिसमें पाई जाएगी उसको अपन बोलेंगे ओपन या वर्दी. जिसमें कैम्बियम नहीं पाई जाएगी वो होगा क्लोज या अवर्दी. तो देखिए एदा की एक पट्टी और जाइलम और फ्लोएम द्वारा सेपरेट है तो इसका मतलब इसमें कैम्बियम पाया जाएगा. तो वर्दी वाला एवर्दी वाला तो इसमें कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन देखते ही. एवर्दी. ठीक है. अब बचे दो ऑप्शन. तो कैम्बियम की एक प्लेट द्वारा ये दोनों पृथक होते हैं. वही फ्लोएमी वर्दी, उभय फ्लोएमी वर्दी. तो उभय फ्लोएमी का मतलब उभय का मतलब दोनों, फ्लोएमी फ्लोएम. उभय फ्लोएमी का मतलब जाइलम के दोनों और फ्लोएम होता है वो उभय फ्लोएमी होता है. तो इसमें ये भी शर्त लागू नहीं हो रही. तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? वही फ्लोएमी वर्दी आंसर. ये ऑप्शन बचकर. ठीक है. इस तरीके से होता है इसमें, इस तरीके से. ये अब ये कैम्बियम है बीच वाली, इधर जाइलम है और ये इधर फ्लोएम है. ठीक है. तो उभय फ्लोएम में तो क्या था, दोनों और जाइलम के दोनों फ्लोएम होता है. तो इसमें ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है एक कैम्बियम की पट्टी है ना वो, इसके द्वारा जाइलम फ्लोएम दोनों सेपरेट है तो बीच में वो है. तो ये कंडीशन नहीं होगी तो आंसर हो जाएगा सेकंड इसका सही. ठीक है. अगला प्रश्न देखो. अधिचर्मी कोशिकाएं हैं. अधिचर्मी को बोलते हैं एपिडर्मल सेल है. द्वार कोशिकाएं, मूलरम कोशिकाएं, ट्राइकोम और ओल. तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी. द्वार कोशिकाएं में अधिचर्मी कोशिकाएं थे, मूलरम कोशिकाएं अधिचर्मी में थे, ट्राइकोम. तो आंसर ओल हो जाएगा इसमें. अगला प्रश्न देखो. उत्पत्ति संरचना कार्य में समान कोशिका और समूह कहलाता है. ये मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ. पहले वाला लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ. तो ये समूह उत्तक कहलाता है. ये उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान कोशिका और समूह उत्तक कहलाता है. ठीक है. अगला प्रश्न देखो. दृढ़ लिग्नीकृत मोटी भित्ति युक्त लंबी व नुकीली कोशिकाएं बनाती है. देखो इसमें थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें. दृढ़ हो गई. ठीक है. लिग्नीकृत शब्द आता है ना, लिग्नीकृत शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा. लिग्नीकृत जो अपने सिंपल कोशिकाएं बताई थी, परमानेंट टिश्यू था, उसके में 3 भागों में डिवाइड किया था. सरल, संयुक्त, जटिल या विशिष्ट कोशिकाएं. तो सरल कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है. पेरेनकाइमा. ठीक है. कलोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा.
ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें किसी का डिपोजिशन नहीं होता है। कलोरेनकाइम में क्या होता है, पेक्टिन या पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, या पेक्टोसेलुलोज। और स्क्लेरेनकाइम में किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। तो सीधा इसको पकड़ लो आप, लिग्नीकृत, इसका मतलब लिग्निन से, लिग्निन का डिपोजिशन होता है उसके अवकाशों में, सेल्स के अवकाशों में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। स्क्लेरेनकाइम में होता है यानी दृढ़तक में होता है। तो देखते ही आंसर हो जाएगा इसका ये उत्तर। आगे आपको ऑप्शन दूसरे तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। स्थल कोणों तक में तो क्या पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, ये कैंसिल हो गया। स्क्लेरिड होता है, ये पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है। मर्द तक हो गया, मर्द में किसका डिपोजिशन नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इसमें सही। अगला प्रश्न है, जल और घुलित लवणों का संघनन होता है। जल का घुलित लवणों का मैंने आपको पहले बता दिया, जल का फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है, और जल और घुलित लवणों का होता है जाइलम में। तो आंसर नंबर सेकंड इसका देख सही हो, क्लियर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रबड़ सीर उत्पादक पादप है। ये मैंने इसको बताया था, रबड़ सीर उत्पादक यानी कि रबड़ सीर कोशिकाएं लेटेक्स सेल्स किसमें पाई जाती है, लेटेक्स सेल पाई जाती है, फाइकस में भी पाई जाती है, सोनकस में भी पाई जाती है, कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। इसका आंसर ऑल हो जाएगा। ठीक है। लेटेक्स सेल होती है वो, ये सेंसिटिव सेल्स होती है, नॉन आर्टिकुलेटेड होती है, वगैरह वगैरह इसकी विशेषताएं हैं। तो इसके थोड़े एग्जाम्पल ही याद रखना। और लेटेक्स एक होती है लेटेक्स बेसल्स, लेटेक्स बेसल्स होती है ना, वो भी आर्टिकुलेटेड होती है, सेमिसाइटिक होती है, और उसमें पोपी अफीम वगैरह वगैरह ये वो उसमें आते हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, केवल सरल उत्तकों से बना होता है। सरल मैंने अभी बताया था, सरल उत्तक में मर्द तक, स्थूल कोण तक, दृढ़ तक आते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है ये। तो आंसर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब देखिए, मर्द तक दारू, इसमें जाइलम नहीं आता है, जाइलम तो जटिल उत्तक होता है, इसलिए इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दारू का मतलब दारू, ये तो जटिल उत्तक में आता है, जटिल उत्तक में आता है ये। अपने को सरल उत्तकों के बारे में बताना। इसमें भी जाइलम दे रखा है, इसमें भी जाइलम दे रखा है, अब ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट सही है। दोस्तों लॉजिकली पढ़ोगे तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, मध्य आदि दारू दारू पाया जाता है, यानी मिजार्क अवस्था किसमें पाई जाती है। मिजार्क अवस्था अपने देखो, उसमें देखा होगा, मिजार्क अवस्था के अंदर में क्या होता है, एंडार्स एक्सैक्ट दोनों अवस्थाएं पाई जाती है उसमें। तो ये फंड जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है ना, उनकी विशेषता होती है। फंड टेरिडोफाइट मतलब फंड, तो ये फंड आंसर हो जाएगा इसका। मोनोकोट में मिजार्क अवस्था नहीं पाई जाती है। मोनोकोट डाइकोट और ब्राइफोटम नहीं होती, क्योंकि मोनोकोट, ये तो मोनोकोट रूट या स्टेम होगी, तो डाइकोट रूट या स्टेम होगी, तो उनमें एक्सर्ज एंडार्स कंडीशन नहीं पाई जाएगी। तो मिजार्क अवस्था नहीं, मध्य दारू, मिजार्क बोलते हैं इसको, मिजार्क, ये फंड्स में पाई जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, वेसल्स तत्व दारू के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। वेसल्स होते हैं ना, वेसल तत्व है, दारू है जाइलम, जाइलम के चार भाग होते हैं, चार कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरिकामा। तो इसके तीन पार्ट तो जो डेड होते हैं, ओनली जाइलम पेरिकामा में जीवित भाग होते हैं। वो तो ठीक बात हो गई, लेकिन अपन मुद्दे पे आते क्या करा है कि वेसल्स तत्व दारू के अन्य तत्वों से भिन्न होता है। ये भिन्न क्यों होता है, वेसल्स में क्या होता है, अंतस्थ भित्तियों पर सरल छिद्रों में, जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स की जो अंतस्थ भित्ति होती है, उनके सरल छिद्रों में, सरल छिद्र होते हैं इनके। अब देखो वायलम, वो जो चालन नलिकाएं होती है, उसमें भी होते हैं पोरस छिद्र तो होते हैं, लेकिन वो थोड़े तिरछे होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट आंसर, अंतस्वितियों में सरल परिवेशित करता हूँ, परिवेशित करता जाइलम उसमें। अब जब कुछ नहीं बोला ना, वायलम के अन्य तत्वों से भिन्न होता है, तो ये किसके लिए, एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए बात कर रहा है। तो अपन देखेंगे परिवेश के तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, तो ये इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा। और छिद्र
पट होते हैं इसके छिद्रित होते हैं, वो उसमें कंप्लीट नहीं करेगा। अरे भित्तियों पर सरल गर्तों में नाम, परिवेश गर्तों में नाम, तो आंसर हो जाएगा इसका समतल भित्तियों और समछिद्रों में। अगला प्रश्न है कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए आपको मिलान करने होता है इसमें। तो पहले देखो आप इसमें रेडियल, अरे सीधा सीधा ट्रिक कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रेडियल किसमें पाया जाता है, रेडियल रूट में पाया जाता है, जनरली रेडियल रूट में पाए जाते हैं, रूट्स में। अब रूट्स का देखो, इसमें रूट्स का ऑप्शन ओनली एक दे रखा, मक्का की मोल, तो सीधा सीधा होगा बी से आर हो जाएगा, बी आर। क्लियर। अब देखते हैं, अब ये कह रहा है कि बाइफ्लो में वर्दी, वर्दी का मतलब इसमें कैम्बियम पाई जाएगी। तो बाइफ्लो में वर्दी होगी तो ये तो या तो वो डाइकोट रूट होगी या डाइकोट स्टेम होगा वो। अब देखते हैं इसमें डाइकोट रूट। अब देखो रूट, ये तो कुकुरबिटा तना भी है, फंड राइजोम भी है, ये है सूरजमुखी भी है, मक्का का तना है। तो डाइक मक्का का तना तो होता है, मोनोकोट होता है, तो ये मोनोकोट स्टेम है, तो इसमें तो होगा नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया है इसका, इसके लिए। अब बच के ये मूल वाला होगा नहीं, इसमें मक्का की मूल भी एक वो एक बीज पत्री है, इसमें भी नहीं पाई जाएगी। ओपन वृत्ति जाइलम की बात कर रहा हूँ मैं, इससे देख के अपना ऑप्शन सीधा शामिल करते हैं, इसमें भी नहीं पाई जाएगी। बच गए तीन ऑप्शन। राइजोम फंड राइजोम होता है, ये तो इसमें मिजार कंडीशन होती है, ये भी कैंसिल हो गया। मध्य आदि दारू, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गए अपने पास दो ऑप्शन, सूर्यमुखी स्तंभ और कुकुरबुटा स्तंभ। तो देखो भाई, और अब इसमें देखते हैं, ये तो सही बात है, दोनों में दोनों स्टेम है ना, ये डाइकोट है, तो इसमें दोनों में ये कोई दिक्कत नहीं, वर्दी होंगी। लेकिन बात आती है बही फ्लो में, इससे पीछे जाते हैं थोड़ा। बही फ्लो में है, तो बही फ्लो में क्या होता है कि बही फ्लो में होती है ना, तो वो इसमें सूर्यमुखी के स्तंभ में पाई जाता है, इसमें तो बाइकोलेटरल आता है। कुकर बीटा में तो फ्लोइम होते हैं ना, बाइकोलेटरल होते हैं, मतलब इसमें ये इस तरीके से होता है। ये जाइलम हो गया इसका, ये तरफ ये भी फ्लोइम है, ये भी फ्लोइम है, ये जाइलम आ गया। तो इस तरीके से कंडीशन आती है। तो इसके लिए कौन सा सही पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आंसर एस, यानी कि ए एस। अब देखो ऑप्शन देखो, आप सीधे मुद्दे पे आओ। बी आर ए एस, इसमें बी आर नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। बी आर ए एस है सही है, बी आर इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। बी आर एस, ये दो ऑप्शन अटक गए, दो तो कैंसिल हो गए। अब दो ऑप्शन बच गए हैं ना। अब आगे देखते हैं अपन, उभय पोषवाही। ये देखो उभय पोषवाही का मतलब दोनों तरफ बाइकोलेटर, मैंने अभी बताया था, ये कुकुरबिटा तनी में होते हैं, तो सी पी, सी में पी आएगा। अब देखो सी वाले में पी, ये वाला सी में क्यू दे रखा, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर बच गया सेकंड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना लॉजिकली। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, वेसल्स का यानी वाहिकाओं का कार्य है। वह वेसल्स क्या होता है, जाइलम के भाग होते हैं। जाइलम का क्या काम होता है, जल और खनिज लवणों का संवहन करना होता है, तो उसी के पार्ट है। जाइलम वेसल्स का कार्य होगा जल और खनिज लवणों का संवहन, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो भोजन का संवहन, भोजन का संवहन तो फ्लोएम का काम होता है, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ऑलिव बीज भी नहीं होगा, तो आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सीधा टिक मारो पहला, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, चालन नली का संघटक है शिव ट्यूब, चालन नली का संघटक किसका है। अब देखो किसका है, चालन नली का मैंने बताया था कि जाइलम का तो होता नहीं है, फ्लोएम का होता है। फ्लोएम में क्या होता है, जाइलम नलिका होती है, शंख सहायक कोशिका होती है, वगैरह वगैरह। तो चालन का संघटक है फ्लोएम का। दारू जाइलम का नहीं होता है, वलकुट का नहीं होता है, जाइलम का होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों का नो। तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। अब अगला प्रश्न देखो, वल्कुटजन से निर्माण होता है, वल्कुटजन डर्मेटोजन से निर्माण होता है। डर्मेटोजन वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हाइपोडर्मिस से स्टार्ट हो जाता है, हाइपोडर्मिस। तो इसमें हाइपोडर्मिस, फिर आता है कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस कोर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस, ये तीन पार्ट इसमें आते हैं।
इसमें वल्कुट से होता है। तो किस किस का हो जाएगा इसमें? एंडोडर्मिस सही बात है, वल्कुट भी सही बात है, एक और दोनों या अधिचरम, अधिचरम नहीं आती, एपिडर्मिस नहीं आता इसमें ना। तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। लॉजिकली स्टडी करोगे। अगला प्रश्न है, पेक्टोसेलुलोज के भित्ति स्थूलनों युक्त जीवित यांत्रिक ऊतक है। पेक्टोसेलुलोज के भित्ति स्थूलनों युक्त जीवित यांत्रिक ऊतक है। पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज किसमें पाया जाता है? मैंने बताया था कि पेक्टोसेलुलोज का स्थूलन काम कौन सी कोशिका भित्ति में होता है? ये होता है कौन से ऊतकों में होता है? ये होता है स्थूल कोण ऊतक में। क्योंकि दृढ़ ऊतक में तो किसका होता है? लिग्निन का होता है। ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? पेक्टिन का होता है। मर्द ऊतक में कोई डिपोजिशन नहीं होता है, वायु ऊतक होता है। ये स्केलेटल कैमेटा का पार्ट है, सब पार्ट है ना। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिग्निन युक्त कोशिका भित्तियां होती है। ये रिपीट क्वेश्चन है। लिग्निन युक्त कोशिका भित्तियां होती है फ्लोएम की, कॉर्क की, कास्ट ऊतक की या दार जाइलम की, मर्द ऊतक की या दक्षिणी कोशिकाओं की। तो इसमें देखते हैं कि जो लिग्निन युक्त कोशिकाएं होती है ना, एक मिनट इसको देखता हूँ। देखिए, एक मिनट, हाँ यस। लिग्निन युक्त फ्लोएम की नहीं होती है, आगे इसकी भी नहीं होती है। ये इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रबड़ सीरी वेसल्स वाहिकाएं पाई जाती है। रबड़ सीरी वेसल्स पाई जाती है दार ऊतकों में, पोषवा ऊतकों में, वल्कुटों में, या नन ऑफ दीज। देखो, रबड़ सीरी वेसल्स होते हैं ना, ये तो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये जाइलम फ्लोएम तो ये तो जटिल ऊतक होते हैं, तो इनमें तो नहीं होगा दोनों में। तो इसका वल्कुट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, पूर्णतः दारू से आवृत पोषवाह युक्त सेवन फूल को कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि जाइलम से आवर्त, जाइलम से कवर्ड और फ्लोएम युक्त सेवन फूल कहलाता है। केंद्र में सेवन फूल फ्लोएम हो जाएगा, और चारों ओर क्या हो जाएगा? चारों ओर, चारों ओर जाइलम, केंद्र में फ्लोएम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए, लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टो का मतलब होता है फ्लोएम, और सेंट्रिक में सेंटर में, लेप्टोसेंट्रिक होता है वो। अब देखो आंसर, सेकेंडरी होगा बिल्कुल एक केंद्र। ये देखो सेकेंडरी, इन दोनों का केंद्र एक है, तो सेकेंडरी हो गया दोनों लेयर का। जाइलम और फ्लोएम और दोनों का एक ही केंद्र है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी लेप्टोसेंट्रिक बिल्कुल सही है। सेकेंडरी सही है। हेड्रोसेंट्रिक ना, हेड्रोसेंट्रिक होता है जाइलम केंद्री होता है, उसमें जाइलम केंद्र में होता है, वो हेड्रोसेंट्रिक होता है। तो ये कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला देखो, संयुक्त, संयुक्त कहाँ है? तो सेकेंडरी होता है दोनों में संयुक्त, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे देखते ही। आगे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखो, फ्लोएम केंद्री सेवन पुल पाए जाते हैं। फ्लोएम केंद्री सेवन पुल पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में बताया था, एबनॉर्मल असामान्य द्वितीयक वृद्धि वाले पौधों। तो ये साइकल्स है ड्राइपोटेरिस में, ड्रेसिना यूका में, एलियंथस कुकुरबिटा में, मक्का गेहूं में। तो इसका आंसर होगा ड्रेसिना यूका। थोड़ा ये एबनॉर्मल वाले हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लो तो ठीक रहेगा। इसमें कंसेप्ट थोड़ा चीज आप पहुंच जाओगे। ये दीज आर अपवाद, एक्सेप्शन है। और ऑलवेज माइंड इट, एक्सेप्शन आर नॉट रूल। तो अपन जो रूल वाली बातें को करते हैं, जो एक्सेप्शन वाले हैं, उनको सीधा रख लो। क्लियर है? अगला प्रश्न, केलोस पाया जाता है।
केलोस पाया जाता है फ्लोएम मर्दूतक में, सह कोशिकाओं में, चालनी कोशिकाओं में, वाहिनिकाओं में। तो ये थोड़ी सी विशेषता है उनकी चालनी नलिकाओं, चालनी कोशिकाओं की, तो आप थोड़ा इसको याद करना, चालनी कोशिकाओं की। अगला प्रश्न देखो, सेकेंडरी ग्रोथ किस या किन क्षेत्र या किन क्षेत्रों में होती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है? विभाजित कोशिकाओं के निर्माण विभाजन से, इनके निर्माण विभाजन से नहीं होती है। समन क्षेत्र में भी होती है और वल्कुट क्षेत्र में। समन क्षेत्र को बोलता है इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं इसको, इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। वल्कुट क्षेत्र को बोलते हैं एक्स्ट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न देखो, चालन नलिका के पार्श्व में स्थित संकरी पतली भित्ति व बड़े केंद्रक युक्त कोशिका अनुपस्थित होती है। चालन नलिका के पार्श्व में स्थित संकरी पतली भित्ति व बड़े केंद्र युक्त कोशिका अनुपस्थित होती है। अब मैंने देखो इसका बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है। चालन नलिका के पहले तो ये चीज जानना होगी, चालन नलिका के पार्श्व में क्या होता है, सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं कहाँ अनुपस्थित होगी? सह कोशिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, टेरिडो जिनमें दोनों में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। ये केवल सह कोशिकाएं एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजियों में और टेरिडोफार्स में एब्सेंट होती है। तो ये आंसर बोल रहा है कि अनुपस्थित होती है, तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखो, एक वर्दी बहिफ्लोएमी पूल वह होता है जिसमें, वर्दी बहिफ्लोएमी पूल वह होता है जिसमें, हाँ वर्दी का मतलब समझ गए ना, जिसमें कैम्बियम पाई जाएगी, और बहिफ्लोएमी का मतलब, बहिफ्लोएमी का मतलब बाहर की ओर फ्लोएम होगा। पूल तो स्विमिंग पूल होता है जिसमें, देखो पहला ऑप्शन है, जाइलम और फ्लोएम एक द्वारा पृथक होते हैं, सही बात है। लेकिन अपन इसमें ये अभी देखते हैं कि इसमें फ्लोएम किस तरफ है, हम फ्लोएम की कंडीशन देखेंगे। एडा से थोड़ा एक तो सही बात उभरती है। अब अगला, दारू फ्लोएम एक दूसरे के पार्श्व में होते हैं। नो सर, पार्श्व में बोला है पल, ये पूल के बाहर एडा पाई जाती है, पूल के बाहर की पाई जाएगी, उससे क्या लेना देना, गलत है ये। पूल में एडा अनुपस्थित होती है, जैसे सरासर गलत होगा, तो आंसर इसमें फर्स्ट चला जाएगा। सिक्स नंबर स्लाइड देखो, जाइलम ये है कि दारू के दोनों ओर पोषवा युक्त पूल होता है। मैंने पहले भी आपको इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखो, ये वेस्कुलर बंडल है ये, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है, सॉरी वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम है इसका, सॉरी ये कैम्बियम है, कैम्बियम सी। ठीक है, ये कह रहा है कि दारू के दोनों तरफ ये, सॉरी इसको जाइलम मान लो आप, है ना, जाइलम के दोनों ओर पोषो, ये दोनों तरफ फ्लोएम है, ये पी है ये पी है, युक्त होगा। तो ये मैंने बताया था कुकुर बेटे से कुछ तरने वाले में बताया था, ये वही फ्लोएम होता है, तो इसको याद रखना सीधा। अगला प्रश्न, परिपक्व पर केंद्रहीन होती है, यानी परिपक्वता मेच्योरिटी पर केंद्रहीन कौन होती है? चालनी कोशिका होती है, सह कोशिका होती है, वल्कुटी कोशिका, खम्बुत्ता की कोशिका। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा चालनी कोशिका। इनमें सब में केंद्र पाया जाता है, ये होती है चालनी कोशिका, मनुष्य के आरबीसी मसल्स वगैरह में है ना, केंद्र रहित होती है वो। अगला प्रश्न देखो, सबसे लंबे तंतु पाए जाते हैं सबसे लंबे तंतु पाए जाते हैं जूट में, कपास में, सन हेम्प में, जटा और केर में।
अब देखो कोई कोई और है, सबसे लंबे तंतु पाए जाते हैं जूट में। देखो उसमें आपने पढ़ा था जूट में कॉर्कोरस कैप्सुल, इसके अंदर सबसे लंबे तंतु पाए जाते हैं ये द्रवोत्तक का पार्ट है। अगला प्रश्न देखो, आवर्त बीजियों में यानी कि एंजियोस्पर्म में पोष व उत्तक अनावर्त बीजियों के पोष व उत्कोष भिन्न होते हैं, किस बात में होते हैं? मतलब एंजियोस्पर्म की जो फ्लोएम टिश्यू है वो जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम टिश्यू किस बात में भिन्न होते हैं? एंजियोस्पर्म में सह कोशिकाओं में, सही बात है, चालनी कोशिकाओं में और चालनी प्लेटों में, और ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सह कोशिका नहीं पाई जाती है, तो ये सही है, इसका डिफरेंस सही है। और जिम्नोस्पर्म में चालनी कोशिकाएं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्त बीज में चालनी नलिकाएं होती है, चालनी कोशिका नहीं होती। तो चालनी पट्टों शीर्ष से कुछ लेन, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। समझ में आ गया ना बच्चे? एंजियोस्पर्म पादपों में सह कोशिकाएं पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म पादपों में सह कोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं या स्टार्टबर्गर सेल पाई जाती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, चालनी कोशिकाओं में एंजियोस्पर्म पादपों में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, बाकी जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाटा में चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये चालनी प्लेट सी प्लेट आ गई, ये तो इसके, ये तो दोनों में वो होती है, भिन्नताशीय कोशिका को लेंदर, प्लेट्स का कोई लेंदर नहीं होता, भिन्नता चालनी कोशिकाओं का होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही। अगला देखो, कायगेदा प्रतिनिधित्व करती है, कायगेदा प्रतिनिधित्व करती है किसका? द्वितीयक विभाजक का, प्राथमिक विभाजक का, अंतर्वेशी विभाजक का, शीर्ष विभाजक का। ये करती है द्वितीयक विभाजक का, क्योंकि ये कोर्क कैम्बियम है, ना कि इसमें मेरी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पूछ रहा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ जो मोटाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि वगैरह वगैरह होते हैं, तो ये अपन इसका फिर अंतर्वेशी शीर्ष तक इसके बारे में क्लियर करती है। तो सीधा देगा कि कोर कैम्बियम प्रतिनिधित्व करती है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, क्लियर? अगला देखो, एदा एक पार्श्व विभाजक है, क्योंकि ये एदा एक पार्श्व विभाजक है। अब क्योंकि पार्श्व देखो तीन प्रकार, स्थिति के आधार पर विभाजक तीन प्रकार के होते हैं, पार्श्व विभाजक और एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभाजक, पार्श्व विभाजक और अंतर्वेशी विभाजक। तो पार्श्व विभाजक का काम होता है मोटाई में वृद्धि करना, ठीक है, और शीर्ष विभाजक का लंबाई में वृद्धि करना। अंतर्वेशी विभाजक का क्या होता है? वो भी लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, वो जनरली पत्तियों में पाई जाती है। तो पार्श्व विभाजक कैम्बियम एक पार्श्व विभाजक, क्योंकि यह मोटाई में वृद्धि करती है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं, पार्श्व शाखाओं में वृद्धि 9, लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभाजक का काम होता है, पर संधियों पर ये इसका इंटरकैलरी का काम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है ये। ठीक है, और लंबाई में वृद्धि एपिकल का, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, तो इसमें बोला पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम का काम मोटाई में वृद्धि करना होता है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मूल शीर्ष की तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं के बीच में धीमी गति से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का क्षेत्र कहलाता है। धीमी गति से विभाजित होने को सीधा पर नाम करते हैं, धीमा काम हो रहा है, इसमें डीएनए कम, डीएनए प्रोटीन वगैरह कम होते हैं, तो शांत बिंदु कहलाता है ये। अगला प्रश्न देखो, सॉरी थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, इसके लिए सॉरी चाहूंगा। अगला प्रश्न देखो, मूल शीर्ष पर उपशीर्षस्थ होता है, मूल शीर्ष उपशीर्षस्थ होता है क्योंकि ये होता है मूल रोमों से आवृत, मूल गोप से आवृत, अधिश्रम से आवृत, मृदा के नीचे। क्योंकि ये मूल गोप से आवृत होता है ना। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देखो, शीर्षस्थ अंतर्वेशी पार्श्व विभाजक में विभेदन का आधार हो। मैंने बताया था इसमें विभेदन का आधार कौन सा बताया था, स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तो देखते ही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये
अगला प्रश्न देखो, ये हो गया, सक्रिय विभाजन होते हैं जाइलम की कोशिकाओं में, पोषवायु की कोशिकाओं में, एदा की कोशिकाओं में, स्थूलकोणता की कोशिकाओं में। तो सक्रिय विभाजन कहाँ होते हैं? ये कैम्बियम की कोशिकाओं में होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं सक्रिय विभाजन, कहाँ होते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप की लंबाई में, लंबाई से संबंधित मैंने बताया शीर्षक विभाजक, बिल्कुल सही। ये उनसे कोई पार्श्व में, तो पार्श्व विभाजक से क्या होता है? मोटाई में वृद्धि होती है, मोटाई। और त्वचा ड्रमेटोजन, सिकुलेंडर, ग्रोथ वगैरह, कुछ वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो, पर्णाद्यक यानी ली प्राइमोर्डिया के परिपक्व फलक में निर्मित होने में सहायक होता है। सीमांत विभेदक, पार्श्व विभेदक, पहले शीर्षक बाद में सीमांत विभेदक और शीर्षक विभेदक। तो ली प्राइमोर्डिया के में सहायक होता है, सीमांत विभेदक सहायक होता है इसमें। मार्जिनल मेरिस्टेम, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की ये जो किनारे होते हैं मार्जिनल, तो जो मार्जिनल मेरिस्टेम के में सहायक होता है लीफ प्राइमोर्डिया। अगला प्रश्न है, विभेदक जो कि प्राथमिक सेवन ऊतक बनाता है। विभेदक जो कि प्राथमिक सेवन ऊतक बनाता है। प्राथमिक सेवन ऊतक देखो, प्राथमिक सेवन ऊतक बनते हैं प्रोकेम्बियम से। समझ में आया? प्रोकेम्बियम, प्राक एदा के द्वारा प्राथमिक सेवन ऊतक, प्राथमिक वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी किससे बनते हैं? सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, ये विभेदक जो कि प्राथमिक सेवन ऊतक बनाता है। प्राथमिक सेवन ऊतक मतलब सेवन ऊतक बनाता है। प्राग विभेदक प्राकेदा, तो इसमें आंसर होगा प्रोकेम्बियम प्राकेदा से। आंसर फोर्थ। प्राग विभेदक से नहीं होता, प्राग एदा से होता है। वर्णोतक से कोई मतलब नहीं है। प्रथम तो प्राग ये जो भी है प्रोटोनियम हो, तो आंसर इसका जो बता रहा हूँ मैं, फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विभज्योत की ऊतक पाया जाता है स्टेम में, रूट में, सभी वृद्धिकारी शीर्षों में, एक व दो। विभज्योत की तो तने में सभी वृद्धिकारी शीर्षों में थोड़ी पाया जाता है, तो आंसर इसका जाएगा फोर्थ। स्तंभ तने में होगा, ठीक है, सभी वृद्धिकारी शीर्ष में नहीं होगा। आगे देखो, पूर्ण सत्ता पाई जाती है। पूर्ण सत्ता में टोटिपोटेंसी, विभज्योतक में, दारू में, पोषवायक में, कोर्क में। किसमें पाई जाती है विभज्योत? टोटिपोटेंसी विभज्योतक में पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मूल गोप का विभाजन होता है, क्योंकि जाइलम तो डेड, मोस्टली डेड पार्ट होता है, तो इसमें कहाँ टोटिपोटेंसी पाई जाएगी? फ्लेम का काम भोजन से होता है, ये इसका भी नहीं होगा, ये भी डेड होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मूल गोप का निर्माण होता है त्वचाजन से, गोपकजन से, क्षत एदा से, श्रवण एदा से। रूट केप का निर्माण किससे होता है? मूल गोप का निर्माण, मैं बता दें, रूट को देखो, उसमें प्राइमरी जो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट दोनों में अलग अलग होता है, इसका निर्माण अलग अलग होता है मोनोकोट रूट में, ठीक है। मोनोकोट रूट में तो इसमें और एक होता है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में इसका मूल गोप का निर्माण होता है ड्रमेटोजन से, ठीक है, ड्रमेटोजन से। मोनोकोट रूट में इसका निर्माण होता है कैलिप्टोजन से। ये दोनों तो अलग अलग चित्र याद करना। तो मूल गोप का निर्माण होता है तो ये यहाँ से कैलिप्टोजन, गोपकजन से। प्लीज कंसेप्ट पढ़ो इसमें।
अगला प्रश्न है प्राकेदय यानी प्रोकेम्बियम से निर्माण होता है। जो मैंने बताया प्रोकेम्बियम से क्या था, प्राथमिक वेस्कुलर टिश्यू। तो इसमें प्राथमिक वाला श्रवण ऊतकों का, श्रवण एदा का नहीं होता है, श्रवण ऊतकों का, कागेदा का ये, तो इसमें सीधा सीधा देगा। तो प्राथमिक ऊतकों से किसका निर्माण होता है, ये प्रोकेम्बियम से निर्माण होता है श्रवण ऊतकों का, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है वेस्कुलर बंडल से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। अगला देखो, कार्य करने तो जीर्णता व मृत्यु अनिवार्य है। साइलिन नलिकाओं की, सह कोशिकाओं की, एक व दोनों, दारू व दृढ़ कोशिकाओं की। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य करने तो जीर्णता व मृत्यु अनिवार्य होती है। चालन नलिकाओं, ये फिल्म के पार्ट होते हैं दोनों। तो मेनली किसके लिए बोला जाता है, ये जाइलम के लिए कहा जाता है कि कार्य करने तो जीर्णता मृत्यु अनिवार्य होती है दारू व दृढ़ कोशिकाओं की। तो इसके अंदर ये सॉरी इसमें आंसर हो जाएगा 4, फोर्थ आंसर, दारू व दृढ़ कोशिकाओं की। अगला प्रश्न है स्टील बनी होती है, स्टील रंब बनी होती है। स्टील में किसकी बनी होती है, इसकी स्टील वाला पार्ट। देखो इसमें 3 पार्ट होता है, तो एपिडर्मल वाला पार्ट, ग्राउंड मेरिस्टेम वाला पार्ट, स्टील वाला पार्ट। स्टील वाला पार्ट बनी होती है फिल्म की, सही बात है, जाइलम की और पेरिसाइकिल की। तो इसमें आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। स्टील तीनों की बनी होती है। जो एंडोडर्मिस से अंदर वाला पार्ट होता है ना, वो स्टील कहलाता है। वो उसमें पेरिसाइकिल, जाइलम, फिल्म वगैरह सारे आ जाते हैं, मेडल रेज वगैरह सब। तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस के संवहन में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं। रस के संवहन में मतलब वाटर कंडक्शन, वाटर मिनरल कंडक्शन में सहायक कौन सी कोशिकाएं होती है। चालन नलिकाएं, ये फ्लोएम का भाग होती है, भोजन के संबंध में काम आती है, तो ये कैंसिल। वाहिकाएं, ये जाइलम का भाग होती है, बिल्कुल सही बात है, ये रस संबंध में काम आती है, सही बात है। अगला एक देखते हैं, ये चालनी कोशिकाएं, ये भी फ्लोएम का पार्ट है, भोजन संबंध में काम आती है, दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें वेसल्स। अगला प्रश्न है कपास प्राप्त होती है। कपास प्राप्त होती है, देखो उसमें सीड सरफेस से प्राप्त होती है, बीज सतही रेशे के द्वारा कपास प्राप्त होती है। दृढ़ चक्की के स्केलेंकाइमेटस उसका सब टाइप है, उसकी प्रकार है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है उसमें। तो मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है कपास प्राप्त होती है अधिश्रमिक ऊतक तंत्र से, भ्रूण ऊतक तंत्र से, श्रवणक ऊतक तंत्र से और विजिट्रिक ऊतक तंत्र से। तो अधिक कपास प्राप्त होती है अधिश्रमी ऊतक तंत्र से। क्लियर है, सीधा है ना सब सीड सरफेस फाइबर्स के एग्जांपल है ये। तो देखो भ्रूण ऊतक, श्रवण ऊतक, ये सब लंदन सीधे सीधे कट गए ऑप्शन। अगला प्रश्न है चालन नलिकाएं चालनी कोशिकाओं से भिन्न होती है। चालन नलिकाएं भिन्न क्यों होती है कि चालन नलिकाएं एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, चालनी कोशिकाएं जिम्नो में पाई जाती है, टेरिडो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अच्छा, फिर देखो इसमें की भिन्नताएं क्या होती है चालन नलिकाओं में, आकार में, मृत होने में, केंद्रहीन होने में, अंत भित्तियों पर चलने छिद्र होने में। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। सही आंसर होगा अंत भित्तियों पर चालनी छिद्र होने में। क्योंकि केंद्रिक तो दोनों ही होती है चालन नलिका चालनी कोशिकाएं, आकार में दोनों में ये शेप मतलब सेम होती है आकार में। तो ये अंतर इस भित्ति में चालनी छिद्र होने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बड़े वायु अवकाशों युक्त मर्दतक होता है, ताराकार मर्दतक, वायु तक, कोणीय मर्दतक, प्रयोजन कामक। तो बड़े वायु अवकाशों युक्त मर्दतक होता है। बड़े वायु अवकाशों में सीधे सीधे अपन देखते हैं ना भाई ये कैसे होते हैं। बड़े वायु अवकाशों युक्त मर्दतक तो वायु तक कहलाते हैं। ये स्केलन का मिटा का स्केलन का में यानी कि सॉरी सॉरी क्लोरीन का यानी कि स्थल गुणों तक का प्रकार है, उसका मॉडिफिकेशन का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वायु तक।
और सीधा वायु से संबंधित है। ये भी इसका स्थूलकोणता का मॉडिफिकेशन है, ये भी है, ये इसका, लेकिन ये इसका शुरू वाले का इसका पेरेंट गामा का है। तो ये जो डायरेक्ट कह चुके हैं पेरेंट गामा का, इससे कोई लेना देना नहीं है ये दोनों का। लेकिन ये वायु अवकाशों की बात कर रहा है ना, तो वायु अवकाशों की बात करने की वायु तक का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, व्यापारिक जूट प्राप्त होता है, यानी कमर्शियल जूट प्राप्त होता है प्राथमिक फ्लेम से, द्वितीयक फ्लेम से, द्वितीयक जालम से, प्राथमिक और प्राथमिक दारू से। तो व्यापारिक जूट प्राप्त होता है द्वितीयक फ्लेम से। इसका थोड़ा सा स्टार कराना इस क्वेश्चन को। अगला है रस कास्ट है, यानी शेप वुड है। शेप वुड क्या काम करती है? शेप वुड के द्वारा मेनली वुड दो प्रकार की होती है, शेप वुड, दूसरे से हर्ट वुड। हर्ट वुड तो मेनली डेड होती है, और शेप वुड होती है ना, ये होती है इसके द्वारा वाटर कंडक्शन किया जाता है। तो ये देखो, द्वितीय दारू का बाहरी कार्यशील भाग शेप वुड, द्वितीय दारू का भीतरी का अकार्यशील भाग, ये तो कार्यशील भाग होता है, अकार्यशील तो नहीं होगा, पहले तो इसको हटाओ। द्वितीय दारू का बाहरी व भीतरी भाग, ना दोनों नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा रस कास्ट का। अगला प्रश्न है, पेरिड्रम में सम्मिलित होते हैं। पेरिड्रम के अंदर ये फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। ये दोनों नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखो, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है उसके व्यास को मापना, पर्णों की संख्या की गिनती करना, मुख्य स्तंभ के आधार पर वार्षिक गुलों की गुलों की संख्या की गिनती करना, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो सीधा सीधा मैं तरीका अपन पढ़ते हैं इसमें वृक्ष की आयु ज्ञात करने का, ये वृक्ष वार्षिक गुलाम को गण के। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला प्रश्न देखो, से डाइकोट रूट में पार्श्व मूलों की उत्पत्ति प्राय होती है। डाइकोट रूट में पार्श्व मूलों की उत्पत्ति किससे होती है? क्या होगा? डाइकोट रूट में पार्श्व मूलों की उत्पत्ति होती है वलकुट्स में, एंडोडर्मिस से, कार्किकता से, अलवेग शामिल। आदि दारू के सामने की परिसाइकिल, वो जो परिसम यानी परिसाइकिल कोशिका होती है, तो पार्श्व मूलों की उत्पत्ति होती है, ये आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। आदि दारू के सामने की पेरिसाइकिल की कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखो, डाइकोट स्टेम में सवन फूल होते हैं। डाइकोट स्टेम है, सवन फूल होते हैं डाइकोट। देखो डाइकोट स्टेम में मतलब द्वितीय वृद्धि पाई जाएगी, दो होती है। तृतीय वृद्धि क्यों होती है? इसमें कैम्बियम होता है। तो इसमें देखो वृद्धि वाला ऑप्शन, अवृद्धि वाला, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये करेंगे इसमें अवृद्धि का मतलब जाइलम, उसमें कैम्बियम एब्सेंट ना, तो इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी। करेक्ट। अब देखते हैं डाइकोट स्टेम में वृद्धि बायोफ्लो में अंतर आदि दारू, वृद्धि बायोफ्लो में बाह्य आदि दारू तो होता है एग्जार्स, एग्जार्स होती है जड़ में, ठीक है, एग्जार्स जड़ में होती है। लेकिन अपने यहाँ बात कर रहे हैं तने की, तने में तो एंडार्क अवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो दोस्तों आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, थैंक यू।